नमस्कार। सीआईटीयू हरियाणा राज्य कमेटी की अभी मीटिंग हुई है और खेत मजदूर यूनियन के साथ सीआईटीयू ने मिलकर तय किया कि हरियाणा के तमाम मजदूरों की एक रैली करनाल में 8 अक्टूबर को करेंगे और इस रैली का नाम दिया गया है मजदूर ललकार रैली। हम सब जानते हैं पिछले 5 साल से करीब हो चुके हैं और हरियाणा की सरकार जो है जिस ढंग से मजदूरों के साथ पेश आ रही है, बहुत ही दुश्मनीपूर्ण एक व्यवहार हम कह सकते हैं। और आज जो है जो संकट है मजदूरों के सामने काफी बड़े पैमाने पर संकट है। बड़ी महंगाई है, आवास की समस्या है, बच्चों की पढ़ाई का मसला है, उनके जो है रोजगार का मसला है, उनके जो खाद्य सुरक्षा का मसला है। मतलब हर रोज जो है मजदूरों को जो है तिल तिल कर मरने की ऐसी स्थिति पैदा हो रही है। बहुत बड़े पैमाने पर आंदोलन भी है, उसके बावजूद भी हरियाणा की सरकार खासकर मजदूरों के मसलों को लेकर बिल्कुल गंभीर नहीं है। और इसी बीच में केंद्र की जो सरकार है उसने संसद के अंदर लेबर कोड पारित किए हैं और हरियाणा की सरकार उन कानूनों को लागू, अभी वो सरकार ने वो लागू नहीं किए केंद्र सरकार ने, लेकिन हरियाणा की सरकार वास्तविक में प्रैक्टिकली उसको हरियाणा के अंदर लागू कर रही है, जिसके चलते जो है जो संगठित क्षेत्र के मजदूर हैं उनके ऊपर काफी बड़े इसके नकारात्मक प्रभाव पड़ रहे हैं। तो ये सारे जो मसले हैं आज के दिन मजदूरों के सामने, चाहे उनके विभागीय स्तर पर जो मसले हैं या उनके जो दैनिक जीवन के मसले हैं, उनको लेके सरकार का जो संबोधन नहीं हो रहा है, सरकार उसका कोई हल नहीं निकाल रही है, इससे मजदूरों में काफी बड़ा गुस्सा है। हरियाणा को बढ़ाने में, हरियाणा को चलाने में, हरियाणा के विकास में मजदूरों का बहुत बड़ा योगदान है। वो चाहे स्कीम वर्कर्स हो, वो चाहे कच्चे कर्मचारी हो, वो चाहे संगठित क्षेत्र का मजदूर हो, चाहे असंगठित क्षेत्र का मजदूर हो, उन सबका योगदान है। लेकिन ये तबके जो है अपनी वेतन बढ़वाने के लिए, अपनी मांगों का हल करवाने के लिए, पेंशन के लिए, तमाम मसलों के लिए वो लगातार संघर्ष में है। लेकिन आज तक हम ये दावे के साथ कहना चाहते हैं कि हरियाणा के लेबर मिनिस्टर ने आज तक भी हरियाणा के मजदूरों के प्रतिनिधिमंडल से कोई बातचीत नहीं की है। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने जो है वो खासकर कोरोना के बाद से आज तक जो है उन्होंने कोई बार बार चिट्ठी लिखने के बावजूद भी उन्होंने कोई बात नहीं की है। तो ये जो ललकार रैली जो की जा रही है, ये इस बात के लिए की जा रही है कि जो हरियाणा के निर्माता है, जो मजदूर, चाहे वो खेत में काम करता है, चाहे संगठित क्षेत्र में काम करता है, चाहे असंगठित क्षेत्र में काम करता है, या फिर वो स्कीम वर्कर्स में कच्चे कर्मचारियों के रूप में काम करता है, उसकी सरकार सुने और उसके मांगों का सरकार निदान करे। इसलिए इस रैली के जो प्रमुख मुद्दे हैं वो मुद्दे हैं कि हरियाणा में न्यूनतम वेतन रिवाइज नहीं किया गया अभी तक, और वो न्यूनतम वेतन जो है आज के दिन 26,000 होना चाहिए। 3 साल पहले रिवाइज किया जाना चाहिए था, लेकिन मजदूरों के इस वेतन को उनकी दिहाड़ी की कटौती करके सरकार जो है मजदूरों के पेट पर, उनके परिवार के बच्चों पर जो उन पे लात मार रही है। ऐसी स्थिति पैदा करके सरकार ने, हम ये भी कहना चाहते हैं इस रैली का जो प्रमुख एक जो मुद्दा है वो ये भी मुद्दा है कि भाई हरियाणा में इतने बड़े पैमाने पर बेरोजगारी है, उस बेरोजगारी को दूर करने के लिए तमाम जो है जो पद हैं सरकारी क्षेत्र के अंदर वो खाली पद भरे जाने चाहिए, कच्चे कर्मचारी पक्के होने चाहिए। हम ये भी मांग कर रहे हैं कि जो संकट रोजगार का है उसको दूर करने के लिए मनरेगा के अंदर वो 200 दिन कम से कम रोजगार मिलना चाहिए, और साथ ही मजदूरों की जो दिहाड़ी है वो 600 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से मिलनी चाहिए, बल्कि शहरों के अंदर भी इसका विस्तार किया जाना चाहिए। इस ललकार रैली के ये प्रमुख मसले हैं। खेत मजदूरों के लिए एक कानून जो है वो बने, जो उनकी सुरक्षा का, उनके बच्चों के परिवार के जो है उनकी सुरक्षा को उसके दायरे में लेकर आया जाए। इस तरह का कानून जो है ये बनना चाहिए। सरकार दावे कर रही है कि हमने जो है हम राशन उपलब्ध करवा रहे हैं, फ्री राशन उपलब्ध करवा रहे हैं। परिवार पहचान पत्र के नाम से लाखों परिवारों के जो है वो राशन कार्ड काट दिए गए। अभी जो है जो खाद्य सुरक्षा का जो कानून था, जो संसद के अंदर पारित था, हमारे देश की सरकार ने उसको जो एक रद्दी के टोकरी में डाल दिया उस कानून को, और 5 किलो अनाज प्रति व्यक्ति के हिसाब से वो कह रहे कि हम इसको दे रहे हैं। अब इसका कोई भरोसा नहीं है, जो है लोकसभा इलेक्शन तक ये जारी रहेगा, उसके बाद ये जारी नहीं रह पाएगा। ऐसी एक स्थिति है। तो खाद्य सुरक्षा लोगों की प्रमुख आज के दिन की जरूरत है, जो इस हड़ताल के माध्यम से, ये इस रैली के माध्यम से ये मांग हम करेंगे। इसके साथ साथ जो है वो चाहे रेहड़ी पटड़ी के मजदूर हो, वो चाहे ट्रांसपोर्ट क्षेत्र के अंदर काम करने वाले ऑटो रिक्शा चालक हो, और अलग अलग तरह के वाहन जो चलाने वाले लोग हैं, वो भी आज के दिन काफी भारी संकट के अंदर है। वो चाहे भट्ठा मजदूर हो, आज उनको पूरे तौर पर उनको जो है वेतन नहीं मिल पा रहा है। वन विभाग में काम करने वाले जो मजदूर हैं उनकी हालत दयनीय है। उनके ऊपर जो आईडी एक्ट लगता है उसके अनुसार उनका कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, उनको कोई जो है
किसी प्रकार का न्यूनतम वेतन और उनके ईएसआई पीएफ के कार्ड नहीं मिलते। तो ऐसी एक स्थिति जो है पूरे हरियाणा के अंदर है। तो ये जो पहले से जो कानून स्थापित है मजदूरों के बारे में, उन कानूनों को सख्ती से लागू किया जाए। न्यूनतम वेतन 26,000 हो, कच्चे कर्मचारी पक्के हों, परियोजना कर्मचारियों समेत। इसके साथ साथ जो है मनरेगा में 200 दिन का काम 600 रुपए दिहाड़ी हो। इसके अलावा जो है जो निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड है उस पर अघोषित सरकार ने प्रतिबंध लगा रखा है। लगभग 20 लाख के आसपास निर्माण के कारीगर मजदूर है हरियाणा के अंदर, उनको किसी प्रकार की सुविधा नहीं दी जा रही है। फर्जीवाड़े बड़े पकड़े जा रहे हैं जिसमें प्रशासनिक अधिकारियों की जिसमें मिलीभगत है, लेकिन उसके बावजूद भी सरकार जो है बार बार आंदोलन के बावजूद भी निर्माण श्रमिकों का कोई समाधान नहीं कर पा रही है। तो ऐसी हालात हरियाणा के अंदर है। तो ये जो नहीं सुना जा रहा है, ये सुनाने के लिए सरकार जो बहरी हो गई है उसको ललकारने के लिए और अपने हकों को हासिल करने के लिए लाखों मजदूरों की जो जिंदगियां बेहतर हों, उनके बच्चे ढंग से जो अपना सर्वाइव कर पाए, इस बात को लेके ये मजदूर ललकार रैली ये करनाल में की जा रही है। और हम अपील कर रहे हैं कि भाई इसमें तमाम तरह के मजदूर उसमें बढ़ चढ़कर उसमें हिस्सा लेंगे। साथियों, जैसा कि जय भगवान ने बताया कि हरियाणा के मजदूर आज उनके हालात के बारे में बात रखी कि किस तरह से एक दयनीय हालात बने हुए हैं और सरकार जिस तरह से एक दुश्मनीपूर्ण रवैया अपनाए हुए है मजदूरों के प्रति, इस सरकार के रवैये के खिलाफ सीआईटीयू की अलग अलग यूनियनें लगातार संघर्ष के अंदर हैं। हमने पहले देखा कि किस तरह से आंगनबाड़ी वर्कर और हेल्पर का एक आंदोलन पूरे 4 महीने तक हड़ताल चली। जो उनके मांग और मुद्दे थे वो कोई मांग और मुद्दे ऐसे नहीं थे कि वो पता नहीं क्या मांग रही है सरकार से, बल्कि उस हड़ताल के मांग और मुद्दे तो केवल इतने थे कि 2018 में प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो घोषणा की थी उस घोषणा को लागू किया जाए, लेकिन उनको अनसुना किया गया। न केवल अनसुना किया गया, आंदोलन को पीटने के लिए, वर्कर और हेल्पर को डराने के पूरे प्रयास किए गए। 975 वर्कर को टर्मिनेट किया गया। हम ग्रामीण सफाई कर्मचारियों का आंदोलन देख रहे हैं, लगातार आंदोलन है उनका। कोरोना काल के अंदर भी जब सब लोग अपने घरों में थे उस वक्त में भी ग्रामीण सफाई कर्मचारियों को काम दिया गया था, वो तभी भी काम पे थे और लगातार वो काम पे हैं। लेकिन वो ये कह रहे हैं कि जो शहरी सफाई कर्मचारी हैं उनके बराबर उनका वेतनमान किया जाना चाहिए, लेकिन इतना मुद्दा भी उनका वो हल नहीं हो रहा है। उससे अलग जो हमारे मुद्दे हैं अलग से कि पक्का कर्मचारी बनाया जाए, जो है न्यूनतम वेतन दिया जाए, सामाजिक सुरक्षा दी जाए, वो मुद्दे तो बिल्कुल दूर के हैं। इन कर्मचारियों के साथ भी हम देख ही रहे हैं कि किस तरीके से एक दुश्मनीपूर्ण रवैया सरकार अपना रही है। आशा वर्कर्स की हड़ताल 8 अगस्त से हड़ताल जारी है, 100% हड़ताल है और स्वास्थ्य विभाग में सरकार बार बार कह रही है कि इससे स्वास्थ्य सुविधाएं प्रभावित हो रही हैं। वो सरकारी बयान जारी करने के संबंध में तो ये बात कह रही है कि इससे स्वास्थ्य सुविधाएं प्रभावित हो रही हैं, लेकिन ऐसा कहीं से भी नहीं दिखाई दे रहा है कि इस बात का असर सरकार पे कुछ पड़ता हो। अंदर खाते अधिकारियों ने कहा कि इससे जो है सरकार को क्या फर्क पड़ेगा, सरकार को कोई परेशानी नहीं है यदि स्वास्थ्य सुविधाएं बाधित हैं। तो यदि जो है ग्रामीण जो गरीब हैं या शहरी जो गरीब हैं उन तक स्वास्थ्य सुविधाएं या जो परामर्श जो लेके जाती थी आशा वर्कर, जो स्वास्थ्य विभाग के अंदर और जनता के बीच में कड़ी का काम करती थी, यदि वो काम ना हो, यदि बच्चों का टीकाकरण ना हो, संस्थागत डिलीवरी ना हो और बाकी तमाम जो काम है वो ना हो, तो सरकार पे कोई असर नहीं पड़ता। ये सच बात है कि सरकार पे असर नहीं पड़ता, इस प्रदेश की जनता पे उसका असर पड़ता है। नवजात जो शिशु हैं उनके स्वास्थ्य पे इसका असर पड़ता है, गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य पे इस बात का असर पड़ता है, लेकिन इस बात का लेना देना सरकार को नहीं है। और ये इतनी महत्वपूर्ण जो है सेवाएं आज के दिन आशा वर्कर्स दे रही हैं, जितना ये काम कर रही हैं, सरकार ये चाहती है कि ये तमाम काम अब आशा वर्कर ऑनलाइन भी करें, जबकि वो इतना सारा काम है कि उसके लिए एक और पोस्ट चाहिए डाटा एंट्री ऑपरेटर की, वो इस काम को कर सकते हैं। तो एक डाटा एंट्री ऑपरेटर जितना काम, उसकी पोस्ट जितना काम सरकार ऑनलाइन करवाना चाहती है। उनका जो फील्ड वर्क है वो अलग रह गया और उससे अतिरिक्त जितने वो रिपोर्ट्स और सर्वे कंसोलिडेट करवाती है वो अलग रह गया। तो ये इतने तरह का काम सरकार करके पिछले 3 साल से लगातार संघर्ष में है आशा वर्कर, उसके बावजूद उनकी सुनी नहीं जा रही है। तो हम ये कह सकते हैं कि एक ऐसी स्थिति है। ग्रामीण चौकीदारों को हम देख रहे हैं कि वो किस तरह से लगातार वो संघर्ष कर रहे हैं। हमारे जो निर्माण के मजदूर हैं
वो लगातार संघर्ष कर रहे हैं और उनको जो लाभ देने हैं वो लाभ उनको नहीं मिल रहे। लाभ मिलना तो दूर की बात, कोई पंजीकरण भी बोर्ड के अंदर नया नहीं किया जा रहा है और फर्जीवाड़ा बेहद जो है गंभीर उसके हमें सबूत मिले हैं। हमें ऐसे ऐसे सबूत भी मिले हैं जो हमारे पास हैं। हम उनको आगे उनके बारे में आगे कार्रवाई करने के बारे में सोच रहे हैं कि आज रजिस्ट्रेशन होता है मजदूर का और अगले दिन उसके पास जो है कई तरह की सुविधाएं वहां पे उनके पास ट्रांसफर हो जाती हैं। उसके बजाय जो एक्चुअल मजदूर है, काम करने वाला मजदूर है, जिसने अपनी बेटी की या बेटे की शादी के बाद, बेटी की शादी के बाद जिसने कन्यादान का फॉर्म भरा है, उस कन्यादान के फॉर्म को 2 महीने 2 साल 4 साल 5-6 साल तक भी पेंडिंग पड़े हैं। ऐसे भी केस हमारे पास है, उनका जो है निपटारा नहीं किया जा रहा। उल्टे जो है भ्रष्टाचार का एक नेक्सस बन गया है अधिकारियों के बीच में और नीचे कुछ और ऐसे ही उनके दलाल के बीच में, और बड़े पैमाने पे वो भ्रष्टाचार जारी है। जो एक्चुअल मजदूर है आज वो लड़ रहा है सड़कों पे अपने हक और अधिकार के लिए, सरकार उसको भी लगातार अनसुना कर रही है। तो ये तमाम तरह से हम देखें कि सीआईटीयू की और भी जो कैटेगरीज है वो भी आंदोलन कर रही हैं। मनरेगा के मजदूर लगातार आंदोलन कर रहे हैं और कमाल की बात देखिए कि मनरेगा मजदूरों को एक बार आंदोलन करना पड़ता है इस बात के लिए कि उनको काम दे दिया जाए। जब उनको काम मिल जाता है तो उसके बाद उनको फिर आंदोलन करना पड़ता है कि उस काम की जो है पैमाइश वो ठीक हो जाए। फिर उनके काम की पैमाइश ठीक होने के बाद उनको फिर आंदोलन करना पड़ता है इस बात के लिए कि जो उन्होंने काम किया है उसकी जो दिहाड़ी है, उसकी जो मजदूरी है वो मजदूर के खाते के अंदर आ जाए। तो ये इस तरह से आप ये देखिए कि जो हक है उसके अतिरिक्त वो जो दिहाड़ी है जो मनरेगा के तहत मिलती है वो कम है, उसकी मांग हमने पहले रखी। तो ये हालात इस वक्त में चले हुए हैं और मजदूर बेहद परेशान है और इन परेशानियों को जो है ना बाकी जो नीतियां सरकार की वो उनको बढ़ा रही हैं। जिस तरह से सरकारी स्कूल बंद किए जा रहे हैं उसका असर जो है इन मजदूरों पे, इनके बच्चों पे पड़ रहा है और आने वाले समय में एक ऐसी स्थिति बनने की आशंका बनी हुई है कि मजदूर के बच्चा बच्ची जो है वो पढ़ पाएंगे कि नहीं पढ़ पाएंगे। स्वास्थ्य विभाग का भी ऐसा ही हालात है। ये जिसको आयुष्मान भारत कार्ड का झांसा दे रखा है उसके तहत बहुत सारी बीमारियों के इलाज नहीं होते हैं। ज्यादातर जो है बीमारियों से बड़ी जनता के बड़े हिस्से को इससे राहत नहीं मिल रही है और अस्पतालों के अंदर डॉक्टर पूरे नहीं मिलते हैं। तो वहां पे भी इलाज की हमारी स्थिति अच्छी नहीं है। राशन कार्ड का भी हम ये लगातार देख रहे हैं कि कितने सारे राशन कार्ड काटे जा चुके हैं, उनको किसी का फिर बना देते हैं, फिर काट देते हैं। ये फैमिली आईडी के अंदर जिस तरह का, तो बिल्कुल मारा मारा फिर रहा है मजदूर आज। ये तमाम ऐसी स्थितियां हो गई, एक तरफ महंगाई की मार, दूसरी तरफ बेरोजगारी की मार और उसके ऊपर से जो पिछले 5 सालों से ज्यादातर जो है हम ये कह सकते हैं कि कहीं पे इन विभागों के अंदर मजदूरों को कोई बढ़ोतरी नहीं मिली है, उनकी कोई पेंशन नहीं है, किसी तरह की कोई सामाजिक सुरक्षा नहीं है। तो और सब लड़ रहे हैं और इन लड़ रहे हैं मजदूर की आवाज सुने सरकार, उनसे बात करे सरकार, ये ना करके वो दमन का रवैया अपनाए हुए है, वो उनको अनदेखा करना चाह रही है। और सरकार को लग रहा है कि मजदूरों को जो है, कर्मचारियों को, सबको, खेत मजदूरों को, सबको अनदेखा करके वो फिर भी सत्ता में बनी रह सकती है। और शायद यही वजह है कि वो एक सांप्रदायिक एजेंडा छेड़े हुए है। हमने मेवात नूह के अंदर जिस तरीके से देखा कि कैसे एक परिस्थितियां बनाई गई, एक प्रायोजित हिंसा की कोशिश वहां पे की गई और अब न केवल नूह के अंदर बल्कि पूरे हरियाणा के अंदर एक सांप्रदायिक उन्माद पैदा करने की कोशिश की जा रही है। और ये जितने भी तमाम मांग मुद्दे हैं, ये जो संघर्ष हैं, इन सब संघर्षों से ध्यान हटाने के लिए, इन संघर्षों को अनदेखा करने के लिए सरकार इसको एक सांप्रदायिक ये मुद्दा है, इसको एक हथियार की तरह से इस्तेमाल कर रही है। और वो ये सोच रहे हैं कि कहीं ना कहीं हम इस सांप्रदायिक एजेंडे के बल पे सरकार दोबारा से सत्ता में आ सकती है और इसीलिए मजदूर और कर्मचारी की ना सुने तो भी बात बन सकती है। न केवल सांप्रदायिकता
का मसला है और कई जगह पे सरकार जातिवाद को भी एक हथियार की तरह से इस्तेमाल कर रही है। ध्रुवीकरण की राजनीति के माध्यम से वो ये चाहती है कि मजदूरों के मुद्दों को अनदेखा कर दिया जाए। लेकिन हम ये सरकार को चेतावनी भी देना चाहते हैं कि आज जो है मजदूर, उनकी कैटेगरीज वो अलग अलग आंदोलन कर रही हैं, आज वो अलग अलग लड़ रही हैं और CITU के बैनर तले हम सब जो है, यदि बात नहीं सुनी गई तो हम सब एक साथ मिलके भी लड़ेंगे। और इसीलिए 8 जो अक्टूबर है उसको ललकार रैली है, यानी कि वहां से एक ललकार होगी, वहां से एक आगाज होगा, वो एक रैली होगी और उसके बाद जो है नए संघर्षों का वहां से आगाज होगा। और हम सरकार से जो है ये कहना चाहते हैं कि ये मजदूरों की बात को अनसुना नहीं किया जा सकता। साथ ही तमाम जो है CITU की तमाम कैटेगरीज से हमारी अपील है, खेत मजदूरों से हमारी अपील है, तमाम जो है असंगठित क्षेत्र के मजदूरों से हमारी अपील है, संगठित क्षेत्र के मजदूरों से अपील है कि हम सब जो है 8 अक्टूबर को होने वाली इस खेत मजदूर यूनियन और CITU की संयुक्त रैली को हम सफल बनाएं और इसको जो है यहाँ से जो हम आगाज जो आह्वान लेने वाले हैं उनको भी जाहिर तौर पे हम बिल्कुल निर्णायक लड़ाई हम लड़ेंगे, हम सब मिलके, और सरकार को बोलना भी पड़ेगा और सरकार को झुकना भी पड़ेगा।